हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में गीगर-मूलर काउंटर या जीएम काउंटर कर रहे थे। पिछले लेक्चर से हम प्रिंसिपल ऑफ गैसेस डिटेक्टर कर चुके हैं। फिर गैसेस डिटेक्टर के 3 टाइप थे, जिसमें एक था आयोनाइजिंग चैम्बर, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आया था प्रोपोर्शनल काउंटर, और हमारे पास गैसेस डिटेक्टर का तीसरा लास्ट चैम्बर आ रहा है जिसका नाम है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर की हम मैक्सिमम वर्किंग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी क्वेंचिंग के बारे में बताना रह गया था। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो आज पहले क्वेंचिंग को कंटिन्यू करते हैं, या जीएम काउंटर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर क्वेंचिंग करते हैं। ठीक है, तो जीएम काउंटर को गीगर मूलर काउंटर कहते हैं। पेपर के अंदर गीगर मूलर काउंटर लिखा भी आ सकता है, या जीएम काउंटर भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी लिखा आ सकता है। तो जीएम काउंटर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम फटाफट। इसके अंदर क्या होता है, एक आपको ये चीजें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। वर्किंग मतलब स्ट्रक्चर को मैं इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आपको इनकी पता है। हम लास्ट लेक्चर में बहुत ब्रीफ से किया इसको, तो आज हम डायरेक्टली करते हैं। इस गैस के चैम्बर के अंदर आपको पता है ये ग्लास की ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब में एपरेटस को एक्स्ट्रा सेफ्टी या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के पर्पज से पूरे चैम्बर को, यानी जो सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब थी उसको क्या है किसी कांच की ट्यूब के अंदर पैक करके रख दिया जाता है। ठीक है, ये कांच की ट्यूब के अंदर ये जो कैथोड्स है उनको शो किया गया, इन दोनों को। ये कैथोड है, और ये जो सेंट्रल वायर आपको पता है ये हमेशा एज एनोड वर्क करती है, कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है, यही डायरेक्शन बनेगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको मैंने बताई थी कि 90% ऑफ ऑर्गन गैस भरी होती है, प्लस 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। ठीक है, 10% ये वाली गैस भरी होती है। ये वाला कौन से रीजन के अंदर काम करता है? प्रोपोर्शनल काउंटर के बाद आता है लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी का रीजन। यानी प्रोपोर्शनल काउंटर में तो आउटपुट की जो पल्स होती है या वोल्टेज पल्स हाइट होती है वोल्टेज की, वो किस पे डिपेंड करती है? इनपुट प्राइमरी आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है। लेकिन लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी का रीजन ऐसा रीजन आ जाता है जब प्राइमरी आयोनाइजेशन पे आउटपुट पल्स डिपेंड करना बंद कर देती है। जीएम काउंटर कौन से रीजन में काम करती है? प्लेटो रीजन के अंदर काम करती है, प्लेटो क्षेत्र के अंदर काम करती है। और इस रीजन के अंदर क्या होता है, जो दोनों लोअर और हायर एनर्जी वाली जो वेव्स होती हैं, वेव्स नहीं वोल्टेज पल्सेस जो होती है वो आपस में मैच कर जाती है। मतलब जीएम काउंटर एक ऐसा काउंटर है जिसके अंदर हम लो या हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल के अंदर डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन काउंटिंग के लिए ये बेस्ट डिवाइस या बेस्ट डिटेक्टर बोल सकते हैं, इसीलिए जीएम काउंटर को यूज किया जाता है। लेकिन जीएम काउंटर के अंदर आपने फिर चीजें भी देखी थी। एक तो हमारे पास आया था डेड टाइम मतलब वो टाइम जिसके अंदर क्या है, जीएम काउंटर वर्क नहीं करता। फिर आया था हमारे पास रिकवरी टाइम मतलब वो टाइम जब जीएम काउंटर काम करना शुरू कर जाता है। फिर हमारे पास आता है काउंटिंग टाइम। फिर हमारे पास आता था पैरालिसिस टाइम क्या होता है? इन दोनों का एडिशन है ना। अब ये डेफिनेशंस मेरे हिसाब से आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पैरालिसिस टाइम इज इक्वल्स टू dt प्लस RT। dt यानी डेड टाइम, रिकवरी टाइम यानी RT। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज को हाई करते जाते हैं तो एक्सीलरेशन जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो होता है वो इतना हाई। मैं वो चीजें नहीं बता रही हूँ कि आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, फिर गैस का आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, फिर वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्शन मिलेगा, आसपास अपने पास पड़ी हुई गैस के अणुओं से टकराते जाएंगे, टकराएंगे, गैस के अणुओं से टक्कर होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, यानी सेकेंडरी आयोनाइजेशन हुआ, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी और टर्शियरी के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ गैस शुरू हो गया।
वो चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आप अगर इसको क्वेंचिंग पॉइंट ही रह गया था, बाकी मैं सब चीज़ें उसके अंदर बता चुकी हूँ आपको। तो ये चीज़ आपके लिए ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि जीएम काउंटर में क्वेंचिंग को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे रिकवर कर लें अपने डेटा को, ठीक है। तो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई, अपने को पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इज लेस देन एज कंपेयर टू मास ऑफ पॉजिटिव आयंस। अगर पॉजिटिव आयंस की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है तो अपने को पता है अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जल्दी इस एनोड की तरफ आ जाएंगे। कैसे आएंगे, मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि एक हैवी वेट वाले इंसान को खींचना और एक कम वेट वाले को खींचना, तो आप कम वेट वाले को इजीली खींच लोगे एज कंपेयर टू हैवीली वेट, सेम फोर्स अप्लाई होने की कंडीशन में। ज्यादा फोर्स होने की कंडीशन में तो फिर पता ही है, जहाँ पे फोर्स ज्यादा उसको हम इजीली खींच लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पड़े हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या सेंट्रल वायर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एवलांच शुरू हो जाता है। एवलांच कैसे शुरू होता है, मैंने आपको बताया है ये चीज कि प्राइमरी आयंस, या मैं आपको एवलांच का एक बार डायग्राम दिखाई देती हूँ, एवलांच कैसे शुरू होता है। मैं ये चीजें एक बार रिमूव कर रही हूँ। देखो एवलांच कैसे होता है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे पड़े, अब इसको क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहे हैं, एक्सीलरेट हो रहा है, किसके टुवर्ड, अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फील होगा उसी इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को तो ये पॉजिटिव एनोड ही खींच सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ यानी कि सेंट्रल वायर के अलोंग, सेंट्रल वायर की तरफ मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल वायर की तरफ मोशन कर रहा है, रास्ते में क्या है, गैस के अणु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90% ऑफ ऑर्गन और 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल बना हुआ है। ऑर्गन जो होता है उसका आयोनाइजिंग पोटेंशियल एज कंपेयर टू C2H5OH की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, आयोनाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण वो आयोनाइज होते हैं, ठीक है। और वैसे भी प्रिंसिपल गैस का आयोनाइजेशन करवाना है, C2H5 का तो कुछ काम था उसके लिए इसको ऐड किया था, प्रिंसिपल गैस ही आयोनाइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि C2H5OH आयोनाइज होना शुरू होगी। चैम्बर के अंदर गैस को लिया इस टाइप से जाता है कि जो प्रिंसिपल गैस यानी मेन जो इनर्ट गैस हम भर रहे हैं उसी का आयोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या अपने रास्ते में पड़े हुए इस, मान लो इस एटम से टकराया, अब ये एटम को हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मान लो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को क्या है, ये एनोड बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, क्योंकि इस केस में वोल्टेज कितनी हो जाती है, 8000 से लेके 2000 वोल्ट वाली बैटरी लगाई जाती है, क्योंकि इससे कम वाले रीजन के अंदर तो हमारे पास दो काउंटर ऑलरेडी पड़े हैं, प्रोपोर्शनल एक आयोनाइजिंग काउंटर, तो वोल्टेज इससे इतनी अमाउंट की होती है, ठीक है। 1000 से 2000 मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब हमारी 800 तक की थी ना, 200 से 800 तक, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के कारण जो एनर्जी जितने से खींच रहे थे वो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जो मैं प्रोपोर्शनल काउंटर में बता चुकी हूँ आपको। अब तो 800 से भी बहुत ज्यादा होगा, 2000 तक जा रहे हैं, मतलब जो पहले 10⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिलरेशन फोर्स लगा रहा था या आयंस को रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, आपको उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा, इस एटम से टकराया, इलेक्ट्रॉन ने क्या अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने फ्री हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बनी है, एक पॉजिटिव आयन। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को उठा रही हूँ, एक तो वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो हमने इनिशियली लिया, तो उसके दूसरे एटम से टकराने से एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये एटम तो आगे मूव करता ही जा रहा है, फिर किसी एटम से टकराएगा और मिनिमम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सिमिलरली ये भी करेगा, ये भी टकराएगा, ये तो मेन जो आ रहा था सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और अगला जो बना, ठीक है, ये वाला बता रही हूँ कि जो मैंने लिया था, और ये बता रही हूँ जो उसने क्रिएट किया, तो फिर ये भी आगे क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी आयंस शुरू कर रहे हैं, है ना। अगर इतने सारे सेकेंडरी आयंस बन गए हैं हमारे पास, अब देखो एक ने कितने सारे आयंस बनाए, मतलब एक चैन रिएक्शन शुरू हो चुकी है पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर। और आपको एक चीज और मैंने बताई थी, जब ऐसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एनर्जी मिलती है, वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, तो एकदम क्विकली स्ट्राइक करते हैं, जैसे स्ट्राइक करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, वो जब अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा 10⁻⁸ सेकंड के बाद, तब वो क्या रिलीज करता है, फोटोन रिलीज करता है। अब वो फोटोन, मुझे पता है कि फोटोन की प्रॉपर्टी है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि फोटोन क्या करेंगे, किसी जैसे ही
फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस के ऊपर टकराते हैं। ये मान लो ये वाली जो प्लेट्स लगाई ये फोटो सेंसिटिव हो, ठीक है। यानी कि जैसे इस प्लेट के ऊपर एक फोटोन, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया था वो टकराया, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने बनाया और एक जो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, साथ में हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज हुई फोटोन की फॉर्म में। अब ये फोटोन क्या किए, ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ, कैथोड लगा, फोटोन ने क्या किया, कैथोड के ऊपर जाके स्ट्राइक किया। जैसे ही एक फोटोन कैथोड पे स्ट्राइक करेगा तो फोटो सेंसिटिव जैसे यहाँ के आउटर मोस्ट या सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो मुझे पता है वो एनर्जी गेन करके वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी यूज करेगा, जैसे ही उतनी एनर्जी उसके पास यूज हो जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उनके लिए, तो वो एनोड की तरफ मोशन करना शुरू करेंगे। मतलब प्योरली मुझे आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल जो मैं इसके अंदर एंटर करवा रही हूँ, मुझे उसी का ही देखना है कि वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है पल्स जनरेट कराने में। यहाँ पे तो फोटॉन्स भी देने लगे, तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास C2H5OH डाला जाता है कि C2H5OH जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं उन फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एक काम तो ये हुआ C2H5OH का। अब दूसरा काम आता है क्वेंचिंग का। एवलांच क्या होता है आपको समझ आया कि एक इलेक्ट्रॉन ने इतनी बड़ी चैन रिएक्शन शुरू कर दी, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है एवलांच। और अगर आपसे कोई पूछे कि जीएम काउंटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो जीएम काउंटर जैसे बाकी तीनों काउंटर्स का प्रिंसिपल आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम था, उसी के साथ साथ जीएम काउंटर के अंदर एवलांच भी इसके प्रिंसिपल के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएम काउंटर एवलांच के बेस पर ही काम करता है। अगर एवलांच नहीं होगा तो हमारे पास 4 भी पड़े हैं चैम्बर, आयोनाइजिंग चैम्बर भी पड़ा है, तो फिर हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एवलांच इसके अंदर होता है, इसीलिए एवलांच भी इसका बेसिक प्रिंसिपल, इतनी हाई वोल्टेज पे अपने आप ही एवलांच शुरू हो जाता है। तो ये तो हुआ एक काम C2H5OH का। दूसरी चीज भी मैं बता देती हूँ, डेड टाइम और रिकवरी टाइम को भी थोड़ा और देख लेते हैं, फिर अगर अपने इसको देखने लग ही गए हैं तो अपने को पता है कि ये चीजें मैं रिमूव कर रही हूँ। मुझे पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो हमेशा मास ऑफ पॉजिटिव आयंस की कंपैरिजन में कम है। अगर पॉजिटिव आयन का मास कम है, सॉरी पॉजिटिव आयन का मास ज्यादा है, तो मुझे पता है कि पॉजिटिव आयंस को भी कैथोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है जो इनको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। देखो जीएम काउंटर में एक चीज ये होती है कि जो सेंट्रल वायर होती है एनोड, उसके अलोंग सारी तरफ आयंस आ जाते हैं। इस वायर की पूरी लेंथ के जितने मतलब जितनी लेंथ है उस सारी तरफ आयंस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवलांच हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, एवलांच हो जाता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था ऐसे करके। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो सारे के सारे, मतलब इसको पर्टिकुलर ये बोला जाता है कि जो सेंट्रल वायर होती है उसकी पूरी लंबाई के अनुदिश आयन आ जाते हैं। इसका रीजन ही एवलांच होता है। एवलांच क्यों रीजन होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन टकराता है और रास्ते में पड़े हुए जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे आयनाइज होते चलते जाते हैं। इसीलिए इतने सारे आयन होने के कारण पूरी की पूरी वायर के लोग आयन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसका एक रीजन, एक मतलब पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर एक व्यू आता है कि ऐसा कुछ होता है इस पूरे apparatus के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। अगर मुझे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो तो इस फोर्स के कारण तेजी से खींचा आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आयन से उनका मास ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में कुछ टाइम ज्यादा लेते हैं, और वो टाइम 100 माइक्रोसेकंड के इक्वल आता है, यानी 10⁻⁴ सेकंड डिले, यानी 10⁻⁴ सेकंड का टाइम इन पॉजिटिव आयंस को एक्स्ट्रा लगता है। कहाँ पे पहुंचने के लिए? एनोड पे पहुंचने के लिए, सॉरी कैथोड पे पहुंचने के लिए। पॉजिटिव आयंस कैथोड पे पहुंचेंगे ना, तो पॉजिटिव आयंस को कैथोड पे पहुंचने के लिए 10⁻⁴ सेकंड का टाइम लगता है, और जब तक ये 10⁻⁴ सेकंड का टाइम पूरा नहीं हो जाता, इस ड्यूरेशन के बीच जितने भी आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल चैम्बर के अंदर एंटर करेंगे वो अपना कंट्रीब्यूशन है। उस टाइम चैम्बर काम ही नहीं कर रहा होता, तो जिस टाइम तक चैम्बर काम नहीं करता उसको बोलते हैं डेड टाइम। तो मतलब, और फिर आता है रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम ये होता है कि जब सारे के सारे पॉजिटिव आयंस कैथोड पे पहुंच गए उसके बाद चैम्बर को 10⁻⁴ सेकंड का टाइम लगता है, यानी 100 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है। किसके लिए? काउंटिंग के लिए, प्रिपेयर होने के लिए। तो उस टाइम को बोलते हैं रिकवरी टाइम,
ठीक है। अब आता है पैरालिसिस टाइम, इन दोनों टाइम का ऐड होता है पैरालिसिस टाइम। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेंचिंग क्या होती है, जो मेन हमने छोड़ी थी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेंचिंग। देखो जो पॉजिटिव आयंस है, ये मान लो कैथोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने वोल्टेज सोर्स जो है वो 1000 वोल्ट तक का बनाया है। इससे पहले मैं आपको एक चलो यही करते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आयन, ये कैथोड है, ठीक है। कैथोड के ऊपर हमारे पास आने क्या, पॉजिटिव आयंस ने आना है, ठीक है। अब पॉजिटिव आयंस यहाँ पे एनोड पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या गैसियस एटम है, अब ये पॉजिटिव आयन कोई है और आ रहा है कैथोड के ऊपर, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज हमारी 1000 से 2000 वोल्ट के बीच की आ गई। अगर इतनी हाई इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इस पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, कैथोड के ऊपर, और उनकी एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। अब इतनी हाई अमाउंट एनर्जी से जैसे ही पॉजिटिव आयन इस कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, इस कैथोड पे पहुंचेगा, तो जैसे ही इसके ऊपर पहुंचता है तो अपनी एनर्जी को एकदम से कैथोड को ट्रांसफर करता है, जिससे कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को ये क्या करता है, ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो एक न्यूट्रल एटम बन जाता है, उदासीन परमाणु बन जाता है। और जब ये उदासीन परमाणु बनता है तब वहां पे क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी क्या होती है, फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है। ये सब प्रोसेस इसलिए होते हैं क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई हो चुकी है, एक्सीलरेशन फोर्स बहुत हाई हो चुके हैं। इतने हाई फोर्स से जैसे ही पॉजिटिव आयन कैथोड पे टकराया तो टकराते ही अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी कैथोड के ऊपर सरफेस के ऊपर एटम गेन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस एटम से फ्री होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है। अब फोटोन फिर से आ गए, अब ये फोटोन क्या करेंगे, अपने को पता है, ये कैथोड की तरफ मोशन करना शुरू करेंगे। जैसे ही इस प्लेट की तरफ मोशन शुरू करेंगे तो सर्किट के अंदर क्या बनेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये तो चीज मैंने आपको अभी बताई। यहाँ पे अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ऑलरेडी सेकेंडरी आयनाइजेशन आपने एवलांच देखा, एक इलेक्ट्रॉन ने कितने सारे आयंस बनाए, तो इतने सारे आयंस जब ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं चैम्बर ट्यूब के अंदर, तो फिर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। तो इस चीज से क्या हो जाता है कि इतने सारे आयंस से ये ट्यूब जब भर जाती है तो इस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज शुरू होने लग जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू होने लग जाता है, मतलब स्पार्किंग शुरू होने लग जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, हमारी वायर ऑलरेडी एनोड की बहुत थिन है, इतनी थिन वायर होने से हमारा सर्किट जल भी सकता है, यानी कि जो एपरेटस का काम है डिटेक्टर का वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एनोड की वायर ही जलनी शुरू हो जाएगी। तो यानी ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, किनके कारण, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्योंकि सेकेंडरी आयंस तो हमारे पास क्या, मैं बोलूं मल्टीप्लीकेशन जो आयंस का हुआ, सॉरी अपने उसको, जैसे कि आयंस का मल्टीप्ली आयोनाइजेशन हुआ एटम्स का, तो इसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे आते हैं, देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि ये एनोड है, ठीक है। यहाँ पे एनोड पे आता हुआ एक इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, फिर इसने जब टकराया जनरेट किया, इसने भी आगे जनरेशन शुरू कर दिया, इसने भी शुरू कर दिया, इसने भी शुरू कर दिया, इसने भी शुरू कर दिया, फिर ये भी आगे, जब तक एनोड पे पहुंचते नहीं और तब तक वो एटम से टकराते रहेंगे, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते जाएंगे। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मतलब चैम्बर वाली जो ट्यूब ली है उसके अंदर तो ऑलरेडी इतने सारे आयंस आ गए, और ऊपर से यहाँ से जो कैथोड पे पहुंचते हुए पॉजिटिव आयंस क्या बना रहे हैं, फोटोन्स बना रहे हैं। फोटोन्स क्या कर रहे हैं, इस कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड से फिर से वो इलेक्ट्रॉन शुरू कर दिया, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन बनाना शुरू कर दिया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन ने भी वही काम शुरू कर दिया। एक तो प्योरली जो आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं, हम तो उसके बिहेवियर को वैसे भी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि फोटोन से फोटो इलेक्ट्रॉन बने, फोटो इलेक्ट्रॉन ने फिर से आयंस क्रिएट शुरू कर दिया। मतलब पहले से ही इसके अंदर इतने सारे चार्ज होने के बावजूद फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा चार्ज क्रिएट करेंगे, तो इस ट्यूब के अंदर ऑटोमेटिकली क्या शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बचना है, इसी के कारण इसी को रोकने के लिए उन्होंने किसका यूज किया, क्वेंचिंग का यूज किया। और उस क्वेंचिंग मटेरियल का नाम होता है C2H5OH। उस क्वेंटिंग एजेंट का काम करता है एथाइल अल्कोहल। अब वो कैसे काम करता है वो देखते हैं, अपने को कैसे काम करता है, ठीक है।
अब देखो ये क्या है हमारा, चलो यहाँ पे वापस से बनाते हैं। ये हमारा पड़ा है एनोड, ठीक है, एनोड को मैंने ए लिख दिया, और ये पड़ा है हमारा कैथोड, ठीक है। कैथोड की तरफ किनको आना है, पॉजिटिव आयंस को आना है। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन, रास्ते में क्या पड़े, गैस के अणु, कौन सा, 90% ऑफ ऑर्गन भरा है, प्लस हमने 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH भरा है। अब ये C2H5OH भी पड़ा है, और इसका ये किसका काम करता है, क्वेंचिंग एजेंट का काम करता है। कैसे क्वेंचिंग होगी अपने देखते हैं। अब पॉजिटिव आयन अपने को पता है वो कैथोड से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराएगा, इलेक्ट्रॉन को फिर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रल एटम बनेगा खुद तो, और बचेगा हमारे पास क्या, फोटोन। फोटोन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ, या क्योंकि बेसिकली वो कैथोड की तरफ ही जाता है। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ, और मेरे हिसाब से आपने अब तक तो पढ़ लिया होगा, तो जैसे ही वहां से जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन फिर से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो मतलब ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज क्रिएट होगा, उसी को रोकना है। तो यहाँ पे देखो रास्ते में पड़े C2H5OH आयन। अब ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस C2H5OH आयन से क्या आएगा, टकराएगा। C2H5OH आयन, C2H5OH, जैसे ये C2H5OH से टकराएगा, ये क्या करेगा, C2H5OH की आयोनाइजिंग पोटेंशियल हमेशा इस प्रिंसिपल गैस की कंपैरिजन में कम होना चाहिए, ठीक है। आयोनाइजिंग पोटेंशियल यानी आयनन विभव आयतन कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी कम होनी चाहिए। अब जैसे क्योंकि कम होगी तो ये आगे ऑर्गन से टकराएगा नहीं, अगर ऑर्गन से टकराएगा तो पॉजिटिव आयन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे जितना अकेला एक पॉजिटिव आयन कर सकता था। अब यहाँ पे देखो C2H5OH से टकराया, C2H5OH ने क्या किया, इस पॉजिटिव आयन को, C2H5OH ने क्या किया, इस पॉजिटिव आयन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन ने अब्सॉर्ब किया, बन क्या गया, न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु, ठीक है। अब ये बना उदासीन परमाणु। अब यहाँ से क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव आयन इज जस्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव आयन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब मेरे पास बना क्या, C2H5OH पॉजिटिव। अब ये भी क्या बना, एक पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन को कहाँ पे जाना है, कैथोड की तरफ। अब यहाँ पे ये जो C2H5OH का जो पॉजिटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहा है। इसका आयनाइजिंग पोटेंशियल कम होने का काम क्या है कि वो 90% ऑफ ऑर्गन की कंपैरिजन में इसका आयनन विभव कम है, मतलब बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालेगा लेकिन अकेले पॉजिटिव आयन की कंपैरिजन में कम निकालेगा, जिसके कारण क्या होगा, अब यहाँ पे इस कैथोड पे आया। अब जैसे ये कैथोड के ऊपर आएगा तो काम तो ये भी करेगा वही, C2H5OH जो है पॉजिटिव, वो क्या करेगा, जैसे ही इसके ऊपर टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से अब्सॉर्ब करेगा और C2H5OH का वापस से फॉर्म ले लेगा। अब जब ये C2H5OH का फॉर्म लेता है तब ये एक फोटोन को रिलीज ना करके ये अपना डिसोसिएशन शुरू कर देता है। डिसोसिएशन मतलब कि ये अपने आप को तोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि विखंडन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आप ये मत सोचना अब यहाँ पे भी पॉजिटिव आयन टकराया तो पॉजिटिव आयन ने टकराने के बाद हमारे पास तो वही काम करना चाहिए कि उसको मतलब एक फोटोन को रिलीज ही कराना चाहिए, लेकिन जो क्वेंचिंग के लिए जो क्वेंचिंग एजेंट को यूज किया जाता है उस क्वेंचिंग एजेंट का काम ही यही है कि वो जब जैसे ही पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो फोटोन को रिलीज ना करके वो अपना डिसोसिएशन करवा देता है, तो उसको बोलते हैं क्वेंचिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्वेंचिंग बोलते हैं। मतलब ट्यूब के अंदर विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को खत्म करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्यों करवाई, क्योंकि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनते तो वो भी सेकेंडरी आयनाइजेशन शुरू कर देते, और अगर वो सेकेंडरी आयनाइजेशन शुरू करते तो उस केस में हमारे पास क्या होता, हमारे पास एक तो ऑलरेडी इतने सारे आयंस बन ही रहे थे एवलांच के कारण, तो इतने और ज्यादा आयंस आने से ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज शुरू हो जाता। उसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को रोकने के लिए हमने किसको यूज किया, इथाइल अल्कोहल को, कि इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, वापस से फोटोन रिलीज ना करे, यानी कि फोटोन रिलीज होते तो कैथोड की तरफ जाते और वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनते, तो मतलब उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बनाना ही बंद कर देगा क्वेंचिंग एजेंट। तो क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं शमन। शमन क्रिया क्या होती है, शमन क्रिया यानी कि ट्यूब के अंदर विद्युत विसर्जन को खत्म करने की प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को खत्म करना, खत्म को मैं क्रॉस लगा रही हूं, ठीक है, को रोकने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है, ये क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग प्रोसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसका आयोनाइजिंग चार्ज, आयोनाइजिंग पोटेंशियल, मैं उसको आईपी लिख रही हूँ, उसका प्रिंसिपल गैस के कंपैरिजन में हमेशा कम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी शमनकारी एजेंट की, शमनकारी, ठीक है, यानी क्वेंचिंग एजेंट यानी जो एथाइल अल्कोहल है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो एजेंट हम क्वेंचिंग के लिए यूज में लेके आ रहे हैं उसकी एक खासियत होनी चाहिए, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे, न्यूट्रल एटम फॉर्म हो, उसके बाद वो फोटोन को कभी भी रिलीज ना करे, खुद का क्या कर ले, डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्वेंचिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज है। क्वेंचिंग क्यों करवानी जरूरी थी, आपको पता चला कि सर्किट को खत्म होने से बचाने के लिए एनोड की वायर ही जल जाए अगर क्वेंचिंग होने लग जाए, क्वेंचिंग ना करवाए तो उसे रोकने के लिए ये पूरा का पूरा काम करना पड़ा। इस पूरे प्रोसेस को क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। मेरे हिसाब से इसको मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया आपको, वर्किंग से लेके हर एक चीज, और अगर मेरे हिसाब से तो हो गया ये सारा का सारा। यहाँ पे अब 2-3 चीजें और आती हैं, ये शायद मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व रहेंगे इसका, वो कर लेते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसके अंदर देखो जो वोल्टेज और काउंटिंग रेट के अंदर, मैं काउंटिंग रेट को CR लिख रही हूँ। जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। ये तो बताता है कि यहाँ पे क्या शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस रीजन को क्या बोलते हैं, प्लेटो रीजन। ठीक है, यहाँ पे मान लिया कोई वोल्टेज है V1, यहाँ पे मान ली कोई V3। मुझे पता है किस वोल्टेज के अंदर काम करता है, 1000 से 2000 वोल्टेज के बीच में। अब इस सर्किट के अंदर इस GM काउंटर की खासियत होती है कि इसके अंदर कौन सा काम आ जाता है, डेड टाइम आ जाता है ना। तो मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज है VT, जब वोल्टेज VT थी यानी कि V1 कितना वोल्टेज हमारी काम करता है, इस ये GM काउंटर 1000 से 2000 के बीच में। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है इस VT पे मुझे पता चल रहा है काउंटिंग रेट है ही कितनी, 0 है ना। ये काउंटिंग रेट का मतलब है कि कितने आयंस को, कितने जैसे कितने आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल्स को वो पर सेकंड में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वो काउंटिंग रेट होती है। प्रति सेकंड में गिने जाने वाले आयनकारी कणों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वोल्टेज पे जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किए तब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आई, फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ी और वोल्टेज जैसे V1 और V2 के बीच में गई तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट काउंटिंग रेट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। फिर वैल्यू और ज्यादा बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। मतलब वो वाले जो ग्राफ के अंदर बनता है कि ऐसे करके फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू होता है। ये अगर लाइन ना हो तो यहाँ पे मैं रिमूव नहीं कर सकती, अगर करूंगी तो सारा का सारा ही जाएगा। तो ये वाला जो है, जो लास्ट रीजन जिसके अंदर कोई भी काउंटर काम नहीं करता और ये रीजन होता है GM काउंटर रीजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू होगा। तो वो वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पे GM काउंटर काम करना शुरू करे उस मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको हिंदी में बोला जाता है दहली वोल्टता। दहली वोल्टता से अगर वोल्टेज की वैल्यू कम हुई तो मतलब काउंटिंग रेट कितनी आएगी, 0। जब वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से यानी उस मिनिमम वोल्टेज से बढ़ती है उस केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ काउंटिंग रेट आती है। तो VT क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज जिसके ऊपर क्या है apparatus काम नहीं करता। इस वोल्टेज के बाद काउंटिंग रेट की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी शुरू हो जाती है। मतलब VT वो न्यूनतम वोल्टता जिसके ऊपर क्या होता है apparatus ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। और मेनली GM काउंटर में इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 200 से 300 वोल्ट की होती है, ठीक है। जैसे कि प्रोपोर्शनल काउंटर था, आपको पता है वो 200 से 800 वोल्ट के बीच में काम करता है। उसके बाद क्या होता है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और ढंग से बताती हूँ, फिर मैं आपको पता चलेगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज 200 से 300 वोल्ट की क्यों हुई, ठीक है। वही ठीक था।
ये ग्राफ भी ढंग से नहीं बन रहा, रफली बना लेते जैसा बनता है। देखो यहाँ पे वोल्टेज 0, फिर V1, फिर V2, फिर V3, V4, यहाँ पे हो जाती है V5 और यहाँ पे हो जाती है V6 वोल्टेज। ठीक है, जो वोल्टेज V4 और V5 के बीच में हमने कौन सा काउंटर काम कर रहे हैं, GM काउंटर। ठीक है, प्रोपोर्शनल काउंटर की मैंने वोल्टेज कितनी बताई थी, 200 से 800 वोल्ट। अब ये बीच का, और ये मैं कितना बता रही हूँ, 1000 से 2000 वोल्ट। पेपर में ये चीजें लिखनी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज V3 से V4 गई, मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज के अंदर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ खास GM काउंटर्स या कोई भी काउंटर काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती जा रही होती है, हुई नहीं होती, इसलिए इसको लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं कि करंट की वैल्यू जो प्राइमरी आयनाइजेशन पे डिपेंड करती थी वो होना खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वोल्टेज की वही वैल्यू 200 से 300 वोल्ट होती है, क्योंकि इस वोल्टेज के अंदर GM काउंटर काम नहीं करता। तो वो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं, फिर हमारी काउंटिंग रेट आनी शुरू हो जाती है। मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज, यहाँ पे क्या होता है, GM काउंटर काम नहीं करता या काउंटिंग रेट 0 होती है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती है, कुछ ना कुछ काउंटिंग रेट की वैल्यू आती जाती है, और फिर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे उस ग्राफ के अंदर हुआ। तो यहाँ पे वो मिनिमम वोल्टेज 200 से 300 वोल्ट की अमाउंट की होती है, और GM वोल्टेज 1000 से 2000 वोल्टेज के बीच में काम करता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अब मैं आपको बताती हूँ काउंटिंग या एफिशिएंसी ऑफ GM काउंटर कितना होता है। ठीक है, अब एफिशिएंसी कितनी होती है इस काउंटर की, एफिशिएंसी ऑफ GM काउंटर। अब देखो, GM काउंटर के अंदर मुझे पता है एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते होते हैं, अपने ज्यादातर नीटा से। तो मैंने क्या बना दिया, नीटा। अब एफिशिएंसी कितनी है, मान लिया कि कैपिटल N 1 सेकेंड यानी पर सेकेंड के अंदर हमारे पास कैपिटल N आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल जिनको अपने डिटेक्ट करना है वो इस ट्यूब के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कितने एंटर कर रहे हैं, कैपिटल N, कितने टाइम में, पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर कैपिटल N एंटर कर रहे हैं। अब काउंटर क्या है, वो कितने काउंट कर पा रहे हैं, मान लिया कि वो स्मॉल n पर सेकंड में काउंट कर रहे हैं, किनको, इन आयंस को। ठीक है, तो अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, मतलब प्रति एकांक समय में एंट्री करने वाले आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल और गिने जाने वाले आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल के रेशियो को काउंटर की एफिशिएंसी बोलते हैं। वो कैसे निकलेगी, मान लो कि मेरे पास इस चैम्बर के अंदर यहाँ से कोई 100 पार्टिकल एंटर किए। अब ये तो 10 की पावर -4 सेकंड, तो उसको डेड टाइम लगता है। फिर से इसको 10 की पावर -4 माइक्रो सेकंड, सॉरी -4 माइक्रो नहीं, अब सिर्फ सेकंड आएगा, सेकंड का टाइम उसको रिकवर होने में लगता है। मतलब टोटल 10 की पावर -8 सेकंड ऐसा होता है जिसके अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चलती रहती है। यहाँ पे वो काम नहीं करता, यहाँ पे वो रेडी होना शुरू होता है। तो मतलब इतनी टाइम के बाद मान लिया इसने केवल ओनली 90 पार्टिकल 100 एंटर के बाद 90 पार्टिकल डिटेक्ट किए। मतलब दैट टाइम जब तक कि एनोड के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयंस नहीं पहुंचे थे, तब तक टोटल 10 पार्टिकल इसके अंदर मान लिया एंटर किए। तो 10 पार्टिकल को तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो उसकी नीटा कितनी आई, 90/100, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 0.9%। ठीक है, ये इसकी होती है एफिशिएंसी ऑफ GM काउंटर, यानी कि प्रति एकांक समय में जितने एंट्री किए अपॉन जितने क्या हुआ इसने डिटेक्ट किए। तो देखो यहाँ पे एक चीज रह गई है, इसकी वैल्यू तो 0.9 आती है, कोई रेशो थोड़ी, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 90%। मतलब इस टाइप के जिसने 10 पार्टिकल को डिटेक्ट ना किए बाकी सबको किया, तो ऐसे काउंटर की एफिशिएंसी 90% आती है। ये एफिशिएंसी ऑफ GM काउंटर होता है प्रति एकांक समय में एंटर करने वाले आयननकारी कणों की संख्या प्रति एकांक समय में गिने जाने वाले आयननकारी कणों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ GM काउंटर। अब इसकी ओर आते हैं काउंटिंग रेट। ठीक है, ठीक है, एक और पॉइंट आता है उसका नाम होता है एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग। गिने जाने की दक्षता या गणन की दक्षता, मतलब कितनी एफिशिएंसी से ये अच्छे से काउंट करता है
काउंटर, गणन की दक्षता इसको हिंदी में बोलते हैं। ये डेफिनेशंस आती नहीं है लेकिन टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है तो हम कर रहे हैं, ठीक है। पेपर के अंदर कभी भी नहीं आएगी काउंटिंग रेट या एफिशिएंसी, बताइए, सीधा पूरा पॉइंट ही आता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ काउंटिंग यानी गणन की दक्षता की वैल्यू कितनी होती है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस ई की पावर माइनस SLP। ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, यहाँ पे S, L और P ये तीनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पे L क्या होता है, S क्या होता है, उसको अपने देखते हैं। तो देखो S की जो वैल्यू होती है, L जो होती है कि आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस तय की, आयनीकरण करने वाले कण द्वारा तय की गई दूरी। और यहाँ पे जो S होता है, S की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि जो चैम्बर के अंदर बोलते हैं ना सूटेबल प्रेशर के ऊपर 90% ऑफ ऑर्गन और 10% ऑफ C2H5OH भरी हुई है। तो मतलब वो सूटेबल प्रेशर, जितना प्रेशर इसके अंदर रिक्वायर्ड है उतने प्रेशर पे गैस भरने के बाद भी जितना आयोनाइजेशन इस गैस का हो जाता है, विशिष्ट आयनन, उसको बोलते हैं S। और उसके बाद ये जो P आता है वो होता है गैस का प्रेशर। तो ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। ये पेपर में नहीं आते, बस याद रखने के लिए आपके लिए। अब एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, काउंटिंग रेट बहुत अच्छी है इसकी, कि जितनी भी काउंटिंग करता है बहुत एफिशिएंटली काउंटिंग करता है। दूसरी खासियत क्या है कि एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि लो और हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल के अंदर ये कोई डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर सकता। दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि यहाँ पे देखो, मैंने डायग्राम वो ग्राफ ये रहा, यहाँ पे देखो पल्स हाइट देखो कितनी ज्यादा आ रही है इन सबकी कंपैरिजन में। अब इतनी ज्यादा पल्स हाइट है इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर, तो मतलब पल्स हाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अपने को एम्प्लीफिकेशन, पल्स हाइट कैसी है, मैं इसको H लिख रही हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब एम्प्लीफिकेशन करवाने की जरूरत तो है लेकिन बहुत ही कम होती है। कई बार तो इतनी हाई पल्स हाइट होती है कि एम्प्लीफिकेशन करवाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। दूसरा, ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स, गामा अल्फा बीटा हर किसी पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ में ये काउंटिंग बहुत अच्छी सी करते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज और आई थी कि जो पल्स हाइट होती है वो किसी आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए ये बोला जाता है कि ये चार्ज पार्टिकल में देखो दोनों की जो लेंथ थी, दोनों की जो पल्स हाइट थी वो आपस में जुड़ गई है। मतलब एनर्जी कितनी है एंटर करने वाले चार्ज पार्टिकल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वोल्टेज पे, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। और अगर इसकी कमियां देखें तो पहली कमी ये है कि इसके अंदर डेड टाइम जो होता है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड का आ जाता है और उसके बाद इसके अंदर 10⁻⁴ सेकंड का रिकवरी टाइम आता है, ठीक है। तो मतलब डेड और रिकवरी टाइम एक ऐसा टाइम होता है, डेड टाइम, जिसके अंदर जीएम काउंटर काम ही नहीं करता और उस टाइम जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करें ये उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी एक कमी है। दूसरी, इसके अंदर जो क्वेंचिंग एजेंट डाला गया है C2H5OH, वो किस तरीके का होता है कि वो क्या करता है, कैथोड पे आता है, फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, फिर न्यूट्रल एटम बनता है और फिर क्या करता है, खुद का डिसोसिएशन शुरू कर देता है। मतलब इसके अंदर C2H5OH क्या आने लगे, खत्म होने लगे। और इस यही रीजन है कि इस एपरेटस को लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते और अगर लंबे टाइम तक यूज करना है तो उसका एक काम करना पड़ता है कि इसके अंदर बार बार जो क्वेंचिंग एजेंट डाला गया उसको बार बार चेंज करना पड़ता। मतलब जितनी C2H5 पहले डाली थी फिर थोड़े टाइम बाद यूज करने के बाद उस सारी गैसेस को बाहर निकाल के वापस से नए सिरे से यूज करो, तो मतलब गैसेस नए सिरे से भरनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी इसकी एक कमी ये भी है कि काउंटिंग तो करता है लेकिन हाई और लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल के अंदर डिफरेंस नहीं बता सकता। तीसरी कमी इसके अंदर ये कि न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। या हाई और लो एनर्जी को ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल की नेचर को नहीं बता सकता कि उसके ऊपर चार्ज कितना ज्यादा है, उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा और कितनी लो है, ठीक है। तो मेनली दो कमियां ये है कि एक तो C2H5 बार बार बदलना पड़ता है और दूसरा डेड टाइम के अंदर ये काउंटर काम ही नहीं करता। तो जीएम काउंटर आज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अगर एग्जाम में है तो आपको ये दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देख के इसको करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।